हिल स्टेशन के सबसे महंगे रिजॉर्ट में रात 12:17 पर एक महिला ने रिसेप्शन पर कॉल किया। रूम 412, समवन इज इन माई रूम। रिसेप्शनिस्ट जब पहुंचा, कमरा अंदर से लॉक था और सीसीटीवी कह रहा था उस कमरे में कोई आया ही नहीं था। आरुषि एक साधारण लड़की नहीं थी, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो अक्सर दूसरों की खबर बनाती थी, लेकिन अपनी जिंदगी को एकदम शांत रखती थी। 3 महीने पहले उसके भाई की मौत हुई थी, अचानक, बिना वजह, और पहाड़ी इलाके में। पुलिस ने बताया एक्सीडेंट, पर आरुषि ने इस पर कभी यकीन नहीं किया। वह उसी हिल स्टेशन में आई थी जहां उसका भाई आखिरी बार देखा गया था। रात ठंडी थी, रिजॉर्ट में लकड़ी की खुशबू थी और कमरा 412 उन कमरों में से था जहां से पहाड़ एकदम साफ दिखते थे। लेकिन उसके पहले ही शाम आरुषि को एहसास हो गया कि वह यहां आराम करने नहीं आई है। कोई उसे देख रहा है, बहुत चुपचाप, बहुत करीब से। आरुषि अपने कमरे में सामान रख ही रही थी कि कमरे की खिड़की हल्की सी खुली मिली। पहाड़ों से आने वाली हवा इतनी ठंडी नहीं थी, लेकिन खिड़की का खुलना किसी और बात की ओर इशारा कर रहा था। वह खिड़की बंद करने गई और तभी उसने देखा एक आदमी सामने लॉन में खड़ा था। हल्की रोशनी में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस उसका काला कोट और ठंडी निगाहें। आरुषि ने नीचे झुककर देखा। 2 सेकंड बाद वह आदमी गायब था। पहाड़ों की धुंध तेज हो गई थी, लेकिन किसी के यूं गायब हो जाने में धुंध की नहीं, इरादे की जरूरत होती है। रात 12:17। आरुषि अपने लैपटॉप पर अपने भाई की फाइलें देख रही थी कि अचानक कमरे के अंदर कपबोर्ड अपने आप हिला। बहुत हल्का, लेकिन साफ। उसने सोचा शायद हवा, पर कमरे के सारे दरवाजे बंद थे और अगले ही सेकंड उसके फोन की स्क्रीन अपने आप ब्लिंक हुई। एक नोटिफिकेशन, नंबर अननोन, मैसेज, डोंट लुक बिहाइंड यू। आरुषि का सांस रुक गया। कमरे में एब्सोल्यूट साइलेंस थी, इतनी कि उसकी हार्ट बीट भी लाउड लग रही थी। और तभी उसने बहुत हल्की आहट सुनी, किसी की सांसों जैसी। कपबोर्ड के पास आरुषि ने धीरे से रिसेप्शन को कॉल किया। रूम 412, समवन इज इन माई रूम। वह खड़ी रही, हाथ कांपते हुए, कपबोर्ड की ओर देखते हुए। लेकिन कपबोर्ड हिलना बंद हो चुका था। कमरा पूरी तरह शांत, जैसे कुछ हुआ ही न हो, जैसे वो आवाज बस एक शुरुआत थी। रिसेप्शनिस्ट कबीर 5वीं मंजिल की ओर भागा जा रहा था। पूरा कॉरिडोर सुनसान था। लकड़ी की फर्श, हल्की पीली लाइट और पहाड़ों की हवा जैसे अंदर तक उतर आई हो। कमरा 412 के दरवाजे तक पहुंचने में उसे मुश्किल से 1 मिनट लगा, लेकिन उसके अंदर जाने के लिए आरुषि को लगा जैसे पूरे 10 मिनट बीत गए हों। उसने दरवाजे की तरफ देखा। डिजिटल लॉक की लाल लाइट ब्लिंक कर रही थी, मतलब दरवाजा अंदर से लॉक था। कबीर ने दरवाजा खटखटाया। मॉम, प्लीज ओपन, आई एम हियर। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। ना कदम, ना सांस, कुछ भी नहीं। आरुषि ने कांपती आवाज में कहा,
मैंने किसी को कपबोर्ड के पास महसूस किया था और किसी ने मुझे मैसेज किया है। कबीर घबराया। मैसेज? किसने? वह बोलने ही वाली थी कि अचानक कमरे की लाइट फ्लिकर हुई। एक बार, दो बार, तीन बार, फिर बिल्कुल बंद। अंदर पिच ब्लैक अंधेरा। आरुषि ने फोन निकाला, टॉर्च ऑन की और हवा उसके चेहरे से टकराई। लेकिन वो हवा खिड़की से नहीं आई थी, वो कमरे के अंदर से आई थी, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो और बहुत धीमी सांस ले रहा हो। आरुषि पीछे हट गई। कबीर, कोई है अंदर? कबीर ने मास्टर कार्ड लगाया। डिजिटल लॉक हरे रंग में ब्लिंक हुआ। दरवाजा धीरे से खुला। कमरा पूरी तरह अंधेरे में था, लेकिन जैसे ही दोनों अंदर आए, टॉर्च की सफेद रोशनी में कमरे की हर दीवार, हर फर्नीचर और हर कोना साफ दिख रहा था। और कपबोर्ड, जो अभी कुछ देर पहले हिल रहा था, एकदम शांत, जैसे ये सारी हरकतें बस आरुषि के डर का हिस्सा रही हों। कबीर बोला, माम, शायद आपको। वह बोल ही रहा था कि दोनों के फोन एक साथ बस हुए। अननोन नंबर, एक ही मैसेज, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी हियर। कबीर ने मोबाइल के चारों तरफ देखा। ये मजाक कौन कर रहा है? आरुषि ने धीरे से कहा, ये मजाक नहीं है। ये जगह, यही कमरा कुछ छुपा रहा है। उसने कपबोर्ड खोला। अंदर सिर्फ एक पुरानी रैक थी और शेल्फ पर रखा एक छोटा सा ग्रे टॉवेल। लेकिन टॉवेल के नीचे एक रूम पास की रखी थी, बहुत पुरानी, जैसे किसी पुराने स्टाफ का कार्ड हो, जो अब रिजॉर्ट में काम भी नहीं करता। कार्ड पर नाम था, अमन एस, स्टाफ फ्लोर मैनेजर। कबीर चौंका। अमन? ये नाम तो पुराना है। शायद 5 साल पहले। आरुषि ने तुरंत पूछा, क्या हुआ था 5 साल पहले? कबीर ने हल्का गला साफ किया। मैम, वो रात किसी ने भूलने नहीं दी। अमन इस रिजॉर्ट का फ्लोर मैनेजर था। एक रात अचानक गायब हो गया। कमरा 412 की ड्यूटी पर था। सुबह उसकी बिलोंगिंग्स मिली, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। आरुषि की रीढ़ में एक ठंडी लहर उतरी। और उसका आखिरी लोकेशन? कबीर ने धीरे धीरे कहा, रूम 412। उसी पल कमरे की खिड़की अपने आप धड़ाम से बंद हो गई। हवा तेजी से अंदर घूमी और कमरे की हल्की धूल एक कोने की तरफ उड़ गई। बेड के नीचे आरुषि और कबीर ने एक साथ टॉर्च नीचे की तरफ झुकाई। कुछ पड़ा था वहां। एक पुराना मोबाइल फोन, मिट्टी लगा हुआ, बहुत पुराना, जैसे कई सालों से अनटच्ड पड़ा हो। फोन की स्क्रीन अपने आप ब्लिंक हुई। एक लाइन दिखी, लास्ट कॉल रात के 12:17 अर्जुन ब्रदर। आरुषि के पैरों से जमीन निकल गई। उसका भाई अर्जुन उसी रात, उसी समय, इस आखिरी हिस्से में था। कबीर ने डरकर पूछा, मैम, ये आपके भाई का फोन है? आरुषि की आंखें भर आईं। हाँ, ये उसी का है। वो इसी कमरे में आया था।
आखिरी बार। और तभी फोन अपने आप बज उठा। स्क्रीन ब्लैक थी। कोई नंबर नहीं, बस रिंगटोन। और रिंगटोन के बीच एक टूटी हुई आवाज आई। अर्जुन, नहीं चाहता था कि तुम यहां आओ। कमरा एकदम डेड साइलेंट हो गया। फोन खुद ब खुद बंद, टॉर्च वीक। और उसी पल आरुषि को एहसास हुआ, यह सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं, उसका भाई जिस सच से भागा था, कमरा 412 वही सच उसे वापस खींचकर सुना रहा था। आरुषि कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रही, जैसे कमरे की हवा अचानक बहुत भारी हो गई हो। उसके भाई का पुराना फोन, जो पुलिस ने कहा था कहीं नहीं मिला, वह आज यहीं उसके पैरों के पास पड़ा हुआ था। कबीर धीरे से बोला, मैम, ये फोन 5 साल बाद अपने आप कैसे चालू हुआ? आरुषि की नजर स्क्रीन पर टिकी थी। फोन बंद था, पर लगता था जैसे उसमें अभी भी किसी की आखिरी सांसें अटकी हों। उसने फुसफुसाकर कहा, अर्जुन, तुम यहां थे न? तुमने किसी से बात की थी उस रात? कबीर ने हिम्मत करके पूछा। आपके भाई का लास्ट कॉल यहीं से हुआ था। आरुषि ने हाँ में सिर हिलाया। और वो कॉल मुझ तक नहीं पहुंचा था। उस रात नेटवर्क खराब नहीं था, बल्कि किसी ने कॉल जाने ही नहीं दिया। कमरा एकदम शांत था, इतना कि दोनों को अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। अचानक फोन की स्क्रीन एक बार फिर ब्लिंक हुई। कोई ऐप ओपन नहीं, कोई सिग्नल नहीं, लेकिन एक मैसेज दिखाई दिया, चेक द बालकनी। दोनों ठहर गए। बालकनी का दरवाजा आधा खुला था। पहाड़ों की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। फ्लोर पर धूल, हल्के फुटप्रिंट्स, और अंधेरे में बाहर जाना किसी खतरे से कम नहीं था। कबीर डर गया। मैम, ये किसने भेजा? फोन तो बंद है। आरुषि ने धीरे धीरे कहा। कबीर, कोई इस कमरे में हमें डायरेक्शन दे रहा है, और मैं अब वापस नहीं जा सकती। वह बालकनी की ओर बढ़ी। हर कदम भारी था। ठंडी हवा उसके चेहरे पर लग रही थी, लेकिन उसके पैरों में गर्माहट थी, जैसे कमरे का फर्श अभी भी किसी की मौजूदगी संभाले बैठा हो। दरवाजा धकेलते ही बाहर का नजारा साफ दिखा। बारिश नहीं थी, लेकिन दूर पहाड़ों पर धुंध की मोटी परत छाई हुई थी, और रेलिंग के पास कुछ पड़ा था। एक पुराना कीचेन, ठंडी धातु, टूटी हुई रिंग, और उस पर अंकित एक नंबर, 412 स्टाफ एक्सेस। कबीर ने तुरंत कहा, ये तो फ्लोर मैनेजर अमन का ही हो सकता है। आरुषि ने कीचेन उठाया। उस पर पंजों जैसे खरोंचें बनी हुई थीं, जैसे किसी ने उसे पकड़कर घसीटा हो, या जैसे कोई बहुत घबराया हुआ उसे पकड़े रहा हो। और तभी बालकनी के कोने से एक बहुत धीमी, बहुत दर्दभरी सिसकने जैसी आवाज आई। आरुषि का दिल तेजी से धड़कने लगा। कबीर, कोई यहां है। दोनों ने टॉर्चें उस कोने की ओर चलाईं। वहां बस दीवार थी, लेकिन टॉर्च की रोशनी में एक हल्की छाया सी उभरी, जिसे पहचान पाना मुश्किल था। और अगला पल कमरे के अंदर से
कपबोर्ड का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। आरुषि और कबीर दौड़कर अंदर गए। कपबोर्ड के अंदर अंधेरा था, लेकिन उसके नीचे एक छोटी लकड़ी की दरार थी, जैसे कपबोर्ड की फर्श के नीचे कुछ छुपा हो। आरुषि घुटनों के बल बैठी और उस दरार को धीरे से खोला। अंदर एक छोटा धूल भरा कंपार्टमेंट था और उसमें एक फोल्डेड कागज, जिस पर हल्के खून जैसे भूरे निशान थे। आरुषि ने कांपते हाथों से कागज खोला। अंदर लिखा था, इफ एनीथिंग हैपन्स टू मी, डोंट ट्रस्ट द स्टाफ। नीचे साइन अमन एस और सबसे नीचे एक लाइन जो उसके दिल को चीर गई। अर्जुन फाउंड समथिंग, दे फॉलोड हिम टू रूम 412। कमरा एकदम डेड साइलेंट हो गया, जैसे दीवारें भी इस लाइन के बाद कुछ कहना नहीं चाहती थीं। कबीर की सांसें तेज थीं। मैम, इसका मतलब अर्जुन सर की मौत। आरुषि ने आंखें बंद कर लीं। एक्सीडेंट नहीं थी कबीर, उसे चुप कराया गया था। और अमन, वो भी उसी कमरे में मरा। और उसी पल कमरे की सारी लाइटें एक साथ फ्लिकर हुई और बंद। टीवी अपने आप ऑन हुआ। स्क्रीन काली और उस पर एक ब्लर्ड फुटेज। कमरा 412 की 5 साल पुरानी रिकॉर्डिंग। आरुषि ने धीरे से फुसफुसाया, ये अर्जुन की आखिरी रात है। कबीर ने पूछा, मैम, क्या हमें ये देखना चाहिए? आरुषि ने धीमी भारी आवाज में कहा, हाँ, क्योंकि यही सच बताएगा कि किसने उसे मारा। टीवी की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी और स्क्रीन पर किसी के कदमों की हल्की आहट गूंजने लगी। टीवी की स्क्रीन पर धुंधली फुटेज चल रही थी। कमरा 412, ठीक वही कमरा जहां वे दोनों खड़े थे। आरुषि और कबीर एकदम चुप हो गए। कमरे में बस टीवी की हल्की स्टैटिक आवाज गूंज रही थी। स्क्रीन पर अर्जुन दिखाई दिया, थका हुआ, भीगा हुआ, जैसे कहीं से भागकर आया हो। वह कमरे में घुसा, दरवाजा तुरंत बंद किया, कुंडी लगाई और फिर पीछे मुड़कर किसी को देखकर चौंक गया। फुटेज धुंधली थी, लेकिन साफ दिख रहा था। अर्जुन कमरे में अकेला नहीं था, पीछे कोई खड़ा था। साया, काला, अस्पष्ट, जैसे कैमरे की पहुंच से थोड़ा बाहर। कबीर धीरे से बोला, ये कौन है? आरुषि की आंखें स्क्रीन से नहीं हट रही थीं। उसके भाई के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अर्जुन किसी से कह रहा था, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन स्क्रीन पर मौजूद साया बिल्कुल नहीं हिल रहा था, बस धीरे से अर्जुन के पास आया। इतना पास कि उसका चेहरा ऑलमोस्ट दिखने ही वाला था। और तभी फुटेज अचानक कट गई। स्क्रीन काली, कमरा डेड साइलेंट। आरुषि ने गहरी सांस ली। किसी ने ये सीसीटीवी फुटेज एडिट की है। अगर असली वीडियो मिले तो सच सामने आ जाएगा। कबीर की आवाज कांप रही थी, मैम, ये साया कोई इंसान था, है न? आरुषि ने उसकी तरफ देखा। हाँ, ये इंसान है। और यही इंसान अर्जुन के पीछे आया था।
अचानक टीवी अपने आप दोबारा चला। इस बार ऑडियो आया, बहुत हल्का पर साफ। He shouldn't have entered the archive room। कबीर ने एक झटके से टीवी की तरफ देखा। आर्काइव रूम? रिसोर्ट में आर्काइव रूम है? आरुषि ने कहा। वहां बेसमेंट में, जहां पुराने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, जो कोई देखने नहीं जाता। कबीर ने धीरे से कहा। मगर वहां तो कोई की ही नहीं। आरुषि ने उसकी बात काट दी और अपने हाथ में पड़े अमन के पुराने स्टाफ कार्ड को दिखाया। कुंजी यही है कबीर। अर्जुन ने आर्काइव रूम में कुछ देखा था, कुछ ऐसा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। कमरा अचानक ठंडा हुआ, फर्श पर जैसे कोई हवा रेंगकर गुजरी हो। टीवी बिना सिग्नल के बंद हो गया। आरुषि ने धीरे से कहा, कबीर, हमें अभी बेसमेंट चलना होगा। उसी पल गलियारे की लाइट एक लंबी झिलमिलाहट के साथ बंद हुई। दरवाजे के बाहर फुटस्टेप्स गूंजे, धीमे, नाप तौल कर, जैसे कोई ठीक बाहर खड़ा हो और अंदर आने से खुद को रोक रहा हो। कबीर डर से फुसफुसाया, मैम, कोई बाहर है। आरुषि ने कपबोर्ड से मिली ग्रे टॉवेल को हाथ में पकड़ा। उस टॉवेल पर हल्की नमी थी और एक नाम फेंटली उभर रहा था, अमन। उसी समय फोन एक बार फिर अपने आप ब्लिंक हुआ। एक फाइनल मैसेज, डोंट ट्रस्ट द नियरेस्ट पर्सन। आरुषि ने नीचे देखा। मैसेज उसी पुरानी फोन स्क्रीन पर था। उसका दिल जोर से धड़का। उसने धीरे से कबीर की ओर देखा, लेकिन कबीर भी उतना ही डरा हुआ लग रहा था। आरुषि ने धीमी आवाज में पूछा, कबीर, इस रिजॉर्ट में उस रात ड्यूटी पर कौन कौन था? कबीर ने जवाब दिया, बस मैं और नाइट सुपरवाइजर। आरुषि ने सवाल उछाला, सुपरवाइजर कौन? कबीर बोला, कपिल सर। आरुषि जम गई। कपिल? वो आज कहाँ है? कबीर ने धीरे से कहा, लॉबी में, आने ही वाला होगा। और ठीक उसी पल कमरे का मुख्य दरवाजा धीरे, बहुत धीरे, अपने आप खुलने लगा। हवा अंदर दाखिल हुई, टॉर्च की रोशनी कांप गई और दरवाजे की चौखट में एक आदमी की परछाई उभरी। आरुषि ने नाम लिया, कपिल। वह अंदर आया, चुपचाप, बिना आवाज, और कमरे की हल्की रोशनी में उसके भीगे जूते अपने पीछे गहरे फुटप्रिंट्स छोड़ रहे थे, जो बालकॉनी से अंदर तक दिख रहे थे। आरुषि ने देखा, वही पैटर्न, वही दिशा, वही निशान जो उन्होंने रूम के अंदर देखे थे। कबीर ने डरते हुए कहा, सर, आप बालकॉनी से आए। कपिल ने बस एक ठंडी मुस्कान दी। तुम दोनों बहुत जल्दी बहुत कुछ समझने लगे हो। आरुषि को तब पहली बार पहाड़ों से भी ठंडी एक सच्चाई महसूस हुई। जिस आदमी पर अब तक भरोसा था, वही सबसे पास खड़ा शिकारी था। कमरा 412 में एक पल को सब कुछ रुक गया। दरवाजा आधा खुला, गलियारे की हवा अंदर, और कपिल की परछाई धीरे धीरे रोशनी में उभरती हुई। उसकी नजरें ठंडी थीं, जैसे वो दो इंसानों को नहीं, दो मुसीबतों को देख रहा हो। कबीर ने हिम्मत जुटाकर कहा,
सर, आप बालकॉनी से क्यों? कपिल ने उसे रोक दिया। उसकी आवाज नीची और स्थिर थी। कबीर, जो तुमने देखना नहीं चाहिए था वो तुम देख चुके हो। आरुषि एकदम शांत खड़ी रही। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। फोन के मैसेज में जो लिखा था, डोंट ट्रस्ट द नियरेस्ट पर्सन, उसे अब पूरा पूरा मतलब समझ आ रहा था। कपिल अंदर आया। उसके जूते बालकॉनी की मिट्टी से ढके हुए थे और फर्श पर छोड़े फुटप्रिंट्स उसी पैटर्न में थे जैसे सीसीटीवी वाली पुरानी रात में। आरुषि ने धीरे से कहा, अर्जुन तुम्हें पहचान गया था ना? कपिल रुका। उस चेहरे पर पहली बार एक नजर आई जिसमें अपराध नहीं, थकान थी, गहरी, भारी और सालों पुरानी। अर्जुन गलत वक्त पर गलत जगह पहुंच गया। कपिल बोला। उसने आर्काइव रूम में अमन का फोन पाया और उसने सब रिकॉर्ड कर लिया था। उसने बिस्तर की तरफ इशारा किया। यहीं बैठकर उसने वीडियो देखा और समझ गया कि अमन एक्सीडेंट नहीं था, वो भी सबूत ले जा रहा था। आरुषि के सांस अटक गई। और तुमने उसे? कपिल की आवाज शांत थी, डरावनी हद तक शांत। हाँ, मुझे करना पड़ा। अगर वो पुलिस के पास जाता तो पूरा नेटवर्क पकड़ा जाता। रिसोर्ट के अंदर का करप्शन, इलीगल माइनिंग और जो भी अमन ने कलेक्ट किया था। कबीर कांप गया। सर, आपने अमन को भी? कपिल ने सिर झुका लिया। अमन स्मार्ट था, बहुत ज्यादा, और इसलिए वो जिंदा नहीं रह सका। कुछ सेकंड की खामोशी फैल गई, धीमी, भारी, जैसे कमरा भी यह सच सुनकर दुखी हो गया हो। आरुषि ने धीरे धीरे एक कदम पीछे लिया। तो ये सब 5 साल से इसी कमरे में दफन था। अर्जुन की मौत, अमन का गायब होना, सब तुमने किया। कपिल ने मुस्कुराए बिना कहा, मैंने सिर्फ अपना काम किया। तुम दखल दे रही हो। वह धीरे धीरे आरुषि की तरफ बढ़ा। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। कबीर डरकर एक कदम पीछे हटा। मैम, निकलना होगा। कपिल आगे बढ़ा, लेकिन उसी पल टीवी खुद ब खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पर वही पुरानी फुटेज, इस बार एक नया हिस्सा, जिसमें अर्जुन चिल्लाकर कह रहा था, कपिल प्लीज नहीं। कपिल ठिठक गया। टीवी की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया। ये फुटेज, ये कैसे? उसकी आवाज कांप गई। कमरा अचानक गर्म महसूस हुआ, जैसे दीवारें बोलना चाहती हों, जैसे किसी ने 5 साल पुरानी चीखें आज अचानक जिंदा कर दी हों। आरुषि ने बिल्कुल स्थिर आवाज में कहा, क्योंकि सच कभी नहीं मरता। तुमने सोचा था सबूत छुप जाओगे, लेकिन अमन ने उसे यहीं छोड़ दिया था, इस कमरे में। कपिल पीछे हटने लगा। उसकी सांसें तेज, उसकी आंखें इधर-उधर भागती हुई, जैसे दीवारों से कोई उसे देख रहा हो। और तभी कमरे की हवा के साथ अर्जुन की टूटी हुई आवाज, बहुत हल्की पर साफ सुनाई दी, कि तुम बच नहीं पाओगे। कपिल का चेहरा सफेद पड़ गया। वह दरवाजे की तरफ भागा।
लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने जोर से चीखा, ये कौन कर रहा है? कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं, बस उसकी खुद की सांसें। वह घबराकर बालकनी की तरफ भागा। पैर फिसला और रेलिंग से टकराकर नीचे गिर पड़ा। एकदम चुप्पी, एकदम सन्नाटा। आरुषि बालकनी के पास आई। नीचे अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, बस दूर पहाड़ों की ठंडी हवा और एक ही सच्चाई, कपिल वहीं खत्म हो चुका था, उसी साये की तरह जिसने 5 साल पहले 2 जानें ली थीं। कमरा 412 शांत हो गया, जैसे 5 साल पुरानी बेचैनी अंत में अपनी आखिरी सांस ले चुकी हो। आरुषि ने अर्जुन का फोन हाथ में लिया। उसकी स्क्रीन एक आखिरी बार ब्लिंक हुई और एक लाइन दिखी, थैंक यू। आरुषि की आंखें भर आईं। उसने फुसफुसाकर कहा, अर्जुन, अब तुम चैन से सो सकते हो भाई। और पहली बार कमरा 412 की हवा हल्की महसूस हुई, बिल्कुल शांत, जैसे किसी ने अपना बोझ उतार दिया हो। कुछ सच ऐसे होते हैं जो कमरों में बंद रहते हैं सालों तक, बिना आवाज किए, बिना किसी के सुने। लेकिन जब कोई अपना उन कमरों की खामोशी तोड़ता है तो सच खुद बाहर आ जाता है, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों न हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, अगर आपने भी रूम 412 की हवा में वो हल्की सी ठंड महसूस की, तो मिडनाइट टेल्स हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करो। हम फिर मिलेंगे एक और रात, एक और कमरे, एक और अनकही सच्चाई के साथ।